Now we have another topic that is of hydrogen sulfide gas H2S gas. हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है इज अ कलरलेस गैस विद अ रॉड इन एग स्मेल। हमारे पास ये जो होती है कलरलेस गैस होती है, जिसकी स्मेल होती है वो सड़े हुए अंडों की तरह होती है, रॉटन एग की तरह, और इसको हम गटर गैस भी कह रहे होते हैं। तो H2S गैस हमारे पास है। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है? नॉर्मली हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देंगे एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास H2S गैस बनती है। या हम क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड पे HCl पोर करेंगे, HCl से जब वो रिएक्ट करेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बस H2S बनेगा और जिंक क्लोराइड बन जाएगा। प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारे पास इसके बाद क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड इन हाइड्रोजन फ्लोराइड सल्फर एग्जिस्ट इज S2, therefore it easily lose an electron pair and behaves like an reducing agent. Obviously ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंबस्शन की। हमारे पास हर जो कंपाउंड होता है दैट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लेम, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उस पर आग लगाई जाए, फ्लेम लगाई जाए, तो इट्स प्रोड्यूस SO2 एंड H2O, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड H2O। जब ये रिएक्शन होता है, कोई भी चीज़ बर्न होती है तो हमारे पास फ्लेम बनती है, हमारे पास कोई भी चीज़ जलाते हैं, हम कचरा जलाते हैं, हम टायर जलाते हैं, हम सुई गैस जलाते हैं, नेचुरल गैस जलाते हैं, तो हमारे पास कलर आता है, रेडिश, ये रेडिश कलर आता है, हमारे पास ऑरेंजिश कलर आता है। सल्फर की ये पहचान होती है कि जब सल्फर जलता है या सल्फर का कंपाउंड है H2S गैस है, जब जलता है तो हमेशा ब्लू फ्लेम देता है हमें। तो ये बिल्कुल हमें जो ब्लू फ्लेम हमारे पास जो चूल्हे में भी ब्लू फ्लेम आ रही होती है, दैट इज ड्यू टू सल्फर। यहाँ पे कंबस्टन जब होती है H2S की, तो इट गिव्स ब्लू कलर। तो हमारे पास जो कलर्स होते हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी देते हैं किसकी, कि वो उसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो सल्फर जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हमारे पास ब्लू फ्लेम आती है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, H2 इज कलरलेस गैस, हमारे पास हमने पहले ही देखा था। इसके बाद रॉटन एक्स स्मेल होती है। H2S इज सॉल्युबल इन वाटर, इट्स 1.2 टाइम्स हैवियर देन एयर, हमारे पास 1.2 टाइम्स हैवी होती है एयर से। लिक्विफिकेशन होती है एट -60.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमारे पास लिक्विफिकेशन दे रहा होता है। सॉलिडिफिकेशन हमारे पास और उससे लो टेम्परेचर पे देगा, दैट विल बी -85.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, हमारे पास 85.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमारे पास सॉलिडिफाई हो जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास एक बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है और इसकी नेचर जो होती है दैट इज एसिडिक। ठीक है ना। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें H2S का, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो देती है, बट ये हमें H2O की तरह, हमारे पास H2O की तरह H2S जो है वो हमें क्या दे रही होती है, बैंड स्ट्रक्चर दे रही होती है, जिसमें हमारे पास दो होते हैं, वो बॉन्डेड पेयर होते हैं और जो है अनबॉन्डेड पेयर होते हैं। तो हमारे पास जो अनबॉन्डेड और बॉन्डेड पेयर में जो हमें एंगल बन रहा होता है, हमारे पास बन रहा होता है 92.2 डिग्री का एंगल बन रहा होता है हमारे पास चारों ऑर्बिटल के बीच में, और हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज ऑफ 1.34 m स्ट्रॉन्ग। सही है। देन वी हैव अनदर टॉपिक हमारे पास जो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के टॉपिक में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम बना रहे होते हैं H2SO4। अच्छा, H2SO4 की जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले क्या, प्रिपरेशन ऑफ SO2, हम सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं। प्योरीफिकेशन में कोई 3 से 4 स्टेप्स हैं। देन व्हाट वी हैव इज ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, हमारे पास SO2 की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, हमारे पास SO2 से ऑक्सीडेशन से SO3 बनना होता है, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, उसके बाद डाइल्यूशन करवा रहे होते हैं। हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमारे पास जो है ये रिएक्शन जो हो रहा होता है, ये प्रोसेस हो रहा होता है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ SO2। प्रिपरेशन ऑफ SO2 पे हम किस तरह से कर रहे होते हैं, SO2 is obtained by burning sulfur or by heating iron pyrite in pyrite burner।
हमारे पास एक भट्टी होती है द पायराइट बर्नर। इसके अंदर या तो हम सल्फर को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन रही होती है डायरेक्टली, या तो हम आयरन पायराइड और ऑफ आयरन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो हमारे पास SO2 बन रहा होता है और Fe2O3 बन रहा होता है। सही है। इसके बाद जब हमारे पास SO2 बन जाती है, हमारे पास द सेकेंड स्टेप इज द प्योरिफिकेशन ऑफ SO2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो SO2 बनती है इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। SO2 contains a number of impurities such as dust particles, arsenic oxide, vapors, sulfur, etc. These impurities must be removed, otherwise catalyst loses its efficacy, catalyst poisoning। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या कह रहे हैं, हमारे पास SO2 जो बनता है ये थोड़ा इम्प्योर होता है। इम्प्योरिटी जो हटाने का मकसद क्या है, पहली बात है हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्योर बने, उसमें इम्प्योरिटीज़ ना हो, और दूसरा कि हमारे पास जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करने हैं वैनिडियम पेंटॉक्साइड जब आगे इस्तेमाल करेंगे वो पॉइजन ना हो जाए। अगर वो पॉइजन हो जाएगा इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से, मेनली आर्सेनस ऑक्साइड की वजह से, तो इससे हमें बहुत सारे मसले हो सकते हैं और हमारा कैटलिस्ट सही से काम नहीं करेगा क्योंकि वो पॉइजन हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले इम्प्योरिटीज हटानी पड़ती है। डस्ट चेम्बर है, डस्ट चेम्बर के अंदर हमारे पास क्या होता है, SO2 is first passed through dust chamber where steam is spread over the gas to remove dust particles, which settles down. FeOH3 ferric hydroxide also sprayed over to remove oxides of arsenic। सबसे पहले डस्ट चेम्बर में से पास होती है। डस्ट चेम्बर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रीम जो होती है वो स्प्रे की जाती है ऊपर से। जब वो स्प्रे की जाती है डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसको हमारे पास क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साथ साथ हमारे पास FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड भी स्प्रे होता है। इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्प्रे होने से हमारे पास क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है आर्सेनिक को या उससे रिएक्ट कर लेता है और उसको साइड पे कर देता है, आर्सेनिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है वॉशिंग टावर। वॉशिंग टावर हमारे पास में क्या होता है, SO2 is then passed through a washing tower. After cooling, here it is sprayed by water to remove any other soluble impurities। हमारे पास क्या होता है कि SO2 जो होती है, SO2 is then passed through washing tower। हमारे पास क्या होता है, जो impurities होंगी जो क्या होंगी, वाटर soluble। जो वाटर soluble impurities होंगी हमारे पास, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हमारे पास होंगी, अगर उनको हमें हटाना तो हम कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि SO2 जो है हमारे पास वो क्या है, इनसॉल्युबल वाटर। तो सिंपली हम एक वॉशिंग टावर में से गुजारते हैं जिसके ऊपर से वाटर स्प्रे होता है। जब वाटर स्प्रे होता है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बाकी सारी, क्योंकि वो सब इम्प्योरिटीज जो एब्जॉर्बेबल होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारे पास SO2 जो होती है इनसॉल्युबल होती है, इमिसिबल होती है, वो आगे चले जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ड्राइंग टावर। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास वॉशिंग हुई है तो कुछ वाटर वेपर्स भी आ सकते हैं SO2 के साथ जो हमारे रिएक्शन में आगे मसला कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ड्राई चाहिए SO2। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ड्राइंग टावर में ले जाते हैं SO2 को। The gas is now dried by passing through drying tower where concentrated sulfuric acid dehydrating agent is sprayed। H2SO4 removes moisture from SO2। हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास ड्राइंग टावर में हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमारे पास क्या होता है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह से वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे पास आगे जो होती है वो ड्राइड जाती है SO2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइंडल बॉक्स होता है। टाइंडल बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड इज अ पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट, इट इज रिमूव व्हेन गैस इज पास ओवर फेरिक हाइड्रोक्साइड। हम इस गैस को आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड से फ्री करने के लिए हम टाइनेडल बॉक्स से गुजराते हैं। टाइनेडल बॉक्स के से क्या होता है, हमारे पास वहाँ पे FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होती है वो लाइंड होती है और वहाँ से वो रिएक्ट करके उससे हट जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें आर्सेनिक ऑक्साइड जो से बिल्कुल पाक चाहिए अपना SO2 गैस। ठीक है, हम आगे देखते हैं कॉन्टेक्ट टावर के अंदर क्या हो रहा था। कॉन्टेक्ट टावर में हमारे पास क्या होता है,
Oxidation of SO2 is carried out in a contact tower where vanadium pentoxide V2O5 is filled in different pipes. SO2 when reacts with oxygen to produce SO3 under under above condition 98% SO2 is converted into SO3. हमारे पास जो इससे पहले हमारे पास जो SO2 होती है आती है इस कॉन्टेक्ट टावर तक वो 98% प्योर होती है क्योंकि हमने सारे प्योरिफिकेशन के स्टेप्स किए होते हैं. हमारे पास यहाँ पे क्या होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होती है वो लाइंड होती है डिफरेंट पाइप्स में कॉन्टेक्ट टावर के या कॉन्टेक्ट प्रोसेस के कॉन्टेक्ट टावर के ये जो होती हैं ये रखी हुई होती हैं फिल्ड होती हैं लाइंड होती हैं. उसकी मौजूदगी में हमारे पास क्या होता है SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज टू SO3 में ऑक्सीडाइज होता है. अच्छा ये जो रिएक्शन होता है ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है और रिवर्सिबल होता है एक्सोथर्मिक होता है. यहाँ पे मेरे पास जो था ये एरो जो है मैंने सिंगल वन डायरेक्शन में लगाया लेकिन हमारे पास क्या होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. तो ये क्योंकि रिवर्सिबल होता है तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पे लीच-चैटलियर प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं फॉर मैक्सिमम यील्ड. हमारे पास सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास तादाद बने SO3 की, ठीक है ना. तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती हैं. हमें क्या कंडीशन रखनी पड़ती हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो हमें पता है जब रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना. जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मूव करता है रिएक्शन. हम क्या करते हैं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक हैं तो हम क्या करते हैं कूल रिएक्शन सो डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. हम क्या करते हैं हम टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक है. कूल डाउन अप टू 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको कूल डाउन कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर हो जाता है. हाई प्रेशर रखेंगे क्योंकि ये तीनों गैसेस हैं. अगर यहाँ पे हाई प्रेशर होगा यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा लीच-चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. तो हम हाई टेम्परेचर कितना हाई प्रेशर कितना 1.5 टू 1.7 एटमॉस्फेयर का होते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं हम क्या यूज करते हैं कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. ये चार कंडीशन लगा के हम अपनी मैक्सिमम यील्ड मालूम कर रहे होते हैं किसकी भाई SO3 के फॉर्मेशन की. फिर हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4. हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए ही सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है. हम देखते हैं क्यों चाहिए होता है हम आगे देखते हैं. SO3 is now directly passed into water, becomes a dense fog of minute particles of H2SO4. It is therefore dissolved in concentrated H2SO4 to form pyrosulfuric acid oleum. तो हमारे पास जो है हम SO3 को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से टू फॉर्म ओलियम, ठीक है ना. ओलियम बनाते हैं. अब ये ओलियम हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है. अच्छा भाई ओलियम बन गया. इसके बाद जो सेकंड स्टेप है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम. हम सिंपली करते हैं ओलियम को वाटर शावर में से गुजारते हैं. हमारे पास यहाँ पे जैसे हमारे पास जो हमारे पास वॉशिंग चेम्बर था ऐसी हम वॉशिंग चेम्बर से की तरह हम उस पर वॉशिंग करते हैं. इसके ऊपर वाटर जो है वो हम क्या करते हैं वाटर शावर करते हैं जिसपे हमारे पास ये एब्जॉर्ब हो जाता है. वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है ओलियम डाइल्यूट होकर H2SO4 बना लेते हैं. किस तरह से H2SO4 बन रहा होता है अगर हम देखें H2SO7 ओलियम को अगर हम खोल के देखें जैसे ऊपर है हमारे पास ये हमारे पास ओलियम इस तरह का है, ठीक है. ये ओलियम का हमारे पास कैलो फॉर्मूला है, ठीक है. अगर हम इसमें डाइल्यूट करते हैं मतलब 1 मोल हम डालते हैं H2O का तो हमारे पास ये मिलके क्या बनाता है H2 सही है एस एक ऑक्सीजन अगर हम प्लस कर दें तो ओहो,
ठीक है ना। हाँ, इस तरह से दो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहे होते हैं, क्योंकि ओलियम का जो, अगर हम इसको खोल के देखें ओलियम को, हमारे H2SO4 और पॉइंट SO3 है, और ये वाटर से रिएक्ट मिलके बनाता है H2SO4, एक ये H2SO4, एक ये H2SO, और हमारे पास क्या बनते हैं, दो H2SO4। तो यहाँ पे एक बात आती है कि हम जो है डायरेक्ट SO3 को इसी से में वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि SO3 जो है वो डायरेक्टली वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो हम इसको ओलियम में कन्वर्ट करते हैं। ओलियम जो होता है वो डाइल्यूट हो सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है वाटर के साथ, और हमारे पास क्या बनाता है, H2SO4। ठीक है ना। अच्छा, अब हम जो है इसकी डायग्राम को देखते हैं। तो हमारे पास पहले हमने सल्फर लिया, यहाँ पे सल्फर लिया हुआ है। सल्फर यहाँ पे हम या तो आयरन पायराइड लेंगे और एयर, साथ में उसको बर्नर में बर्न करेंगे तो SO2 बन जाएगी। SO2 यहाँ से बन के पहले स्ट्रीम में जाएगी, स्ट्रीम से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इम्प्योरिटीज हटेंगी। उसके बाद हमारे पास वॉशिंग टावर इसमें नहीं दिखाया गया, वॉशिंग टावर से हमारे पास सोल्यूबल जो सोल्यूबल होती हैं इम्प्योरिटीज वो हट जाती हैं। उसके बाद ड्रायर में जो आता है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आर्सेनिक प्योरीफायर है, आर्सेनिक प्योरीफायर में FeOH3 लगे तो जिससे आर्सेनिक ऑक्साइड रिएक्ट होती है और साइड पे हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये एक टेस्टर बॉक्स होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो होता है आर्सेनिक यहाँ से गुजरती है तो हमारे पास बीप बजती है, या हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, हमारे पास जो है अलार्मिंग आती है। तो अगर हमारे पास है तो हम ये आगे जाएगी नहीं है, क्योंकि अगर आर्सेनिक ऑक्साइड आगे चले गई तो हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो सकेगा, मसला हो जाएगा। तो हमें क्या, अगर बीप बचती है तो इसलिए टेस्टिंग बॉक्स लगा होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट, हमारे पास कॉन्टेक्ट टावर, जिसमें हमारे पास क्या होती है, SO3 बनती है। SO3 के बाद हमारे पास क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन टावर है। एब्जॉर्प्शन टावर में हमारे पास क्या होता है, H2SO4 जो होता है वो मिक्स होता है SO3 के साथ, ओलियम बनता है। उसके बाद ओलियम जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, हमारे पास जो है क्या 100% प्योर H2SO4 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसकी फ्लो डायग्राम है, ये इस फॉर्म में भी आ सकती है और एग्जाम में ये फ्लो के फॉर्म में, फ्लो डायग्राम के भी फॉर्म में आ सकती है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें H2SO4 का, तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है H2SO4 का।